वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में मेटलर्जी के लास्ट स्टेप यानी रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ समराइज करके उसको, और उसके बाद इस चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, रिफाइनिंग जो होता है, हम लोग मेटलर्जी में पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता था, उसके बाद रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके प्योर ओर प्राप्त किया जाता था ऑक्साइड फॉर्म में, और उसके बाद उसका सूटेबल रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग रिडक्शन करा लेते थे। तो इस तरह से रिडक्शन के बाद जो मेटल प्राप्त होता है उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज मिली रहती है। तो अगर हमको इम्प्योर मेटल से काम चल जाता है तब तो वैसे ही यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उस इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसका रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग? तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब इस रिफाइनिंग में डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स अपना सकते हैं हम लोग। तो वो टेक्निक्स आपके डिपेंड करते हैं मेटल के नेचर पर और उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनके नेचर पर। मेटल और इम्प्योरिटीज पर दोनों पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक हैं, उसमें से कुछ टेक्निक जो हमारे सिलेबस के अंदर लिस्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, ये रिफाइनिंग में सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम लोग ले सकते हैं। एक होता है डिस्टिलेशन, एक लिक्वेशन, एक इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं इसको, फिर जोनल रिफाइनिंग या जोन रिफाइनिंग, फिर वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो ये 6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहला है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में आप सिंपल डिफिनीशन पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से आप मिडिल क्लासेस से ही जानते हैं कि डिस्टिलेशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। आप किसी चीज़ को इवोपरेट करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करते हैं तो इवोपरेट होता है, और फिर जो इवोपरेट होकर के जाता है ऊपर सब्सटेंस, तो वो आपका गैसियस फॉर्म में, तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, और फिर उसको कंडेंस कर लेते हैं तो आपका प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। तो मेटलर्जी में भी जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं तो हम लोग और इवोपरेट हो सकते हैं आसानी से, तो उनको हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले मेटल को, डिस्टिलेशन नाम ही कह रहा है कि उसमें पहले मेटल को हीट करके इवोपरेट कीजिए और फिर जो वेपर है उसको कंडेंस करके आप प्योर मेटल प्राप्त कीजिए। तो ये मेथड जो लो मेल्टिंग वाले मेटल हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर लो बॉयलिंग मेटल, जो कम टेम्परेचर पर बॉयल करने लगते हैं, लाइक जिंक एंड मरकरी। द इम्प्योर मेटल इज इवोपरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट, यानी मेटल को पहले हीट करते हैं और जो वेपर निकलता है उसको फिर कंडेंस करते हैं तो आपको प्योर मेटल मिल जाता है, इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है। इसके बाद अगला मेथड है लिक्वेशन। लिक्वेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल हैं जो आसानी से थोड़ा हीट करने पर पिघल सकते हैं, तो उनको हम लोग हीट करके पिघला देते हैं, मेल्ट करा देते हैं, और उनको किसी स्लूप सरफेस से पास कराते हैं। तो स्लूप सरफेस से पास कराएंगे पिघले हुए कंडीशन में, तो मेटल पास करके नीचे आते जाएगा, जो इम्प्योरिटीज होती हैं धीरे 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 ऊपर ही रह जाएंगी और स्लोप पर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल लाइक टीन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोपिंग सरफेस। स्लोप सरफेस है, उस पर फ्लो कराएंगे तो वो आगे निकलते जाएगा, सेडिमेंट होते जाएंगे जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे। तो इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटीज हैं वो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाली हैं, तो उनको हम वो नीचे ही रह जाएंगी सॉलिडिफाइड फॉर्म में, सरफेस पर आ जाएंगी, और टीन आपका जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है ये मेल्ट होकर के पिघल करके नीचे लोअर लेवल में जमा होते जाएगा। इसके बाद है थर्ड मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होता है ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला मेथड है। आप इसके बारे में प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े हुए हैं। मेटल वाले में भी हम लोग बात किए थे कि जैसे इसमें कॉपर का बहुत इफ़ेक्टिवली रिफाइनिंग इस मेथड से किया जाता है, जिंक का भी किया जा सकता है। तो इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है उसका एनोड बनाते हैं, और जो उसी का जो प्योर मेटल है उसका एक थीन स्ट्रिप, पतला स्ट्रिप उसका लगा देते हैं कैथोड पर। तो कैथोड बना होता है प्योर मेटल का थीन स्ट्रिप, और एनोड बना होता है जिस मेटल को रिफाइन करना है उसका इम्प्योर फॉर्म। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल रखा जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप उसी साल्ट का कोई सूटेबल ऐसा साल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं जो आसानी से डिजल्व हो सकता हो। तो जो साल्ट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो एनोड पर से जो एनोड इम्प्योर मेटल था तो उसमें से प्योर मेटल का पार्ट पहले सॉल्यूशन में डिजल्व होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन के रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जा करके कैथोड पर डिपॉजिट होता है। और जो उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो वो इम्प्योरिटीज उसी एनोड के नीचे इलेक्ट्रोलाइट में बैठती जाती हैं, डिपॉजिट होती जाती हैं, जमा होती जाती हैं। तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं बाद में, और वो जो इम्प्योरिटीज हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एनोड मड। तो इस प्रोसेस से आप कैथोड पर प्योर मेटल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, a strip of the same pure metal is used as cathode. They are put in a suitable salt solution of the same metal acting as an electrolyte. On passing electric current, pure metal is deposited at cathode from anode and impurities are deposited below anode कॉल्ड एनोड मड। जो इम्प्योरिटी जमा होती है उनको एनोड मड बोलते हैं। द रिएक्शन सारा अब इसमें जो रिएक्शन होते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, तो एनोड पर होता है इम्प्योर मेटल है, वो लिक्विड में आएगा आयोनाइज होकर के, तो मेटल आयन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एनोड पर। और कैथोड पर क्या होते हैं कि ये जो मेटल आयन है ये आता है और कैथोड पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपके जो निकल रहे हैं यहाँ से भी आ जाते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर आकर के ये मेटल और एनी आपके मिल करके मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये मेटल इम्प्योर से पहले चला एनोड से, डिजल्व हुआ सॉल्यूशन में, और उसके बाद सॉल्यूशन पर से कैथोड पर आ गया, इलेक्ट्रॉन से मिल करके तब प्योर मेटल बना दिया। तो कॉपर इज रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस, कॉपर का में रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। इन विच एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड पर होगा। और एनोड किसका बना होता है, तो इम्प्योर कॉपर या ब्लिस्टर्ड कॉपर का बना होता है। इम्प्योरिटीज, अब इस कॉपर में कुछ इम्प्योरिटीज जैसे एंटीमनी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है। तो ये सब जो भी इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट रहेंगी तो वो डिपॉजिट हो जाती हैं एनोड के जस्ट नीचे, जिसको एनोड मड बोलते हैं। उसका रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं कि एट एनोड कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है, और कैथोड पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके प्योर कॉपर में बदल जाता है। जिंक को भी हम इस मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जोन रिफाइनिंग को। जोन रिफाइनिंग में जो हम लोग यूज करते हैं मेथड, तो इसमें मीनिंग से थोड़ा सा क्लियर होता है कि कोई पार्टिकुलर जोन से रिलेटेड बात है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि मेटल जो ज़्यादा हाई प्योरिटी में प्राप्त करना होता है तो उनको हम लोग इस मेथड से यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि मेटल के जो रड होते हैं, जो इम्प्योर मेटल के रड हैं, उनको लेकर के सीधे रख देगा, थोड़ा स्लोप पर रखा जाता है ये से। और इसके बाद ये मेटल के रड ले लिए गए, इसके चारों तरफ से
हम हीटर को सेट करते हैं और हीटर ऐसे सेट किए जाते हैं कि मूव कराए जा सकते हैं, उनके बाहर में ऐसे सीधे मूव कराए जा सकते हैं। तो जब ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं और इसको मूव कराएंगे हीटर को, तो इसमें होता क्या है कि जैसे उसका सेटअप दिया गया है कि यहाँ नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है। ये मेटल का रख दिया गया नोबल गैस इसलिए कि उसमें कोई हीट कराने पर फर्दर एयर के किसी कंपोनेंट से रिएक्शन नहीं हो। और ये मेटल रॉड रखा गया है और ये हीटर है, चारों तरफ से राउंड अप किए हुए इसको। अब जब इसको हम मूव कराते हैं धीरे धीरे एक साइड में, जैसे इधर से हम इस साइड में लेकर के जा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडक्शन कॉइल हीटर्स मूविंग एज शोन। तो इस इंडक्शन कॉइल को धीरे धीरे इधर मूव कराते हैं। तो मूव कराने से क्या होता है कि उसमें जो प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं और क्रिस्टलाइज होकर के वैसे ही रहते हैं। और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो ये इम्प्योरिटीज़ मिल करके या जैसे जैसे हीटर को हम आगे बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इधर से इधर खिसकने लगती हैं। मतलब जिस साइड में हम हीटर को मूव करा रहे हैं धीरे धीरे, तो स्लोली वो मोल्टेन स्टेज में इम्प्योरिटी उधर ही आगे आकर के एंड पर इकट्ठी होने लगती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में हीटर को लेकर के मूव कराते हैं। तो हर बार में जो इम्प्योरिटीज इधर की हैं वो मेल्ट होकर के इधर आती जाती हैं और मेटल जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में एज यूजुअल रॉड की तरह रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस को कुछ स्टेप तक रिपीट किया जाता है। तो उसके बाद इसके अंदर के जो इम्प्योरिटीज हैं सब एक एंड पर जमा हो जाती हैं और बाकी आपका पूरा रॉड जो है मेटल का वो एज यूजुअल प्योर हो जाता है। तो अब आप आराम से इस एंड को काट करके हटा देते हैं इम्प्योर वाले पार्ट को, अब बाकी आपका प्योर मेटल बच जाता है। तो ये विशेष जोन वाइज रिफाइनिंग करा रहे थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है जोनल रिफाइनिंग। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड to obtain metals of high purity. It is based on the principle that the impurities are more soluble in molten stage than in the solid state of the metal. कोई impurities है तो अगर उसी मेटल का अगर लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में ये इम्प्योरिटीज जो हैं मोर सोलेबल होती हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे है वो है, लेकिन जब उसको मोल्टेन स्टेज में लाएंगे धीरे धीरे हीट करेंगे तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा सोलेबल हो जाती हैं, तो इम्प्योरिटीज एक साइड में आराम से आ सकती हैं। तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम। तो ये सब मेटल का या सेमीकंडक्टर का हम लोग प्योरीफिकेशन इस मेथड से ज़्यादा प्योर फॉर्म में करते हैं। अ मोबाइल हीटर, अब इसके लिए होता क्या है, तो वही जो प्रोसेस हमने समझाया कि अ मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड, एक एंड पर इसको फिक्स कर दिया जाता है और धीरे धीरे इसको द मोल्टेन जोन मूव्स एलोंग विद द हीटर विच इज मूव्ड फॉरवर्ड। हीटर को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो इसमें मोल्टेन जोन जो होगा वो आगे बढ़ते जाएगा, पहले यहाँ से शुरू होगा, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगा। एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो अब जैसे जैसे मेल्ट करेगा तो मेल्ट करने पर क्या होगा कि क्रिस्टलाइज, जैसे आगे बढ़ाएंगे हीटर को तो पीछे वाला तो थोड़ा कूल होगा, तो कूल होगा तो मेटल वहाँ पर क्रिस्टलाइज होते जाएगा। इम्प्योरिटी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे वही हीटिंग जोन या मोल्टेन जोन के साथ। The left behind and the impurities passed on into the adjacent new molten zone। अब बगल में जो न्यू मोल्टेन जोन बनते जाएगा उधर पास करती जाएगी इम्प्योरिटी क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ हीटर। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। जब रिपीट करेंगे तो रिपीट करने के बाद अंत में यहाँ पर जमा हो जाएगा ज़्यादा सारा इम्प्योरिटी, और तब इम्प्योरिटी वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे, बाकी आपका क्रिस्टलाइज मेटल मिल जाएगा प्योरेस्ट फॉर्म में। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, अगला टाइप है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो बात है। पहले मेटल जो होता है इम्प्योर फॉर्म में से, तो उसमें कोई सूटेबल रिएजेंट डाल करके उसको हीट किया जाता है और हीट करने से उसका वोलेटाइल कंपाउंड बनता है। मेटल
एक कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सूटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हिट करने पर, और वो सब्सटेंस वोलेटाइल होता है, और फिर जो वेपर है उसको कलेक्ट करके फिर दूसरे रिएक्शन के द्वारा डिकम्पोज करा लिया जाता है। तो एक बार रिएजेंट के साथ कंबाइन करके वेपर फेज में आता है, फिर उसको कलेक्ट करके कंडेंस करके और डिकम्पोज करा लिया में हीट किया जाता है उसको, और एक बार पहले वो वोलेटाइल फॉर्म में आया, फिर उसको फर्दर हीटिंग करके, चूँकि डिकम्पोजिशन के लिए आप जानते हैं कि डिकम्पोजिशन करने के लिए कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। तो हीट किए, कंपाउंड फॉर्म में आया, फिर उसको और हीटिंग करेंगे तो वेपर फेज में ही, तो उसके बाद वो डिकम्पोज कर जाएगा। तो डिकम्पोज करने पर क्या होगा कि जो मेटल है, चूँकि मेटल इम्प्योर फॉर्म में था तो मेटल का ही कंपाउंड बना है, बाकी इम्प्योरिटीज नीचे रह गई, और फर्दर उसको हीटिंग किए तो अब वो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म था वो डिकम्पोज करेगा। तो डिकम्पोज करने पर उसमें से प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यही वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रोसेस है। तो अब in this method, metal is converted into its volatile compound, which on decomposition gives pure metal. It is of following two types. इस दो टाइप के हो गए। एक हो गया Mond's process of refining of nickel. निकल के लिए यूज किया जाता है, Mond's प्रोसेस ही है। तो इसमें है कि इसके बाद एक वन आर्कल मेथड होता है। तो पहले Mond मेथड को देख लेते हैं। Mond मेथड ऑफ Mond's प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल में कि इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हॉट स्ट्रीम के साथ उसको जब हीट किया जाता है निकल को, तो उससे क्या बनता है, तो एक कंपाउंड बनता है NiCO4, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड एज निकेल टेट्रा कार्बोनिल। ये नाम याद रखिएगा, निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है और ये वोलेटाइल होता है। तो ये निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रीम के साथ रिएक्शन हुआ तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल बना, जो 330 से 350 केल्विन के बीच में होता है। अब यहाँ पर निकेल इम्प्योर था जो इसके साथ बना लिया। अब फिर जब इसको फर्दर हीटिंग करके डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने पर निकेल टेट्रा कार्बोनिल 450 टू 470 केल्विन तक हीट करने पर फिर ये निकेल और CO में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज कर जाता है। तो जो पहले था वही मिला, लेकिन अब अंतर क्या होता है कि यहाँ पर निकल था इम्प्योरिटी के साथ था, और ये जो निकेल आपका बना इसमें से निकला है, तो इसमें तो अदर इम्प्योरिटी नहीं है, केवल निकेल है। तो इसलिए यहाँ से जो निकेल मिलेगा ये आपका प्योर निकेल मिलेगा। अब इस Mond's प्रोसेस के बाद तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा था कि निकेल के लिए जो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, तो Mond's प्रोसेस। या Mond's प्रोसेस किस का प्रोसेस है, तो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। किसके रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कि निकेल का। कभी इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा जाए कि इसको समझाइए, तो बस इसको ये 2 लाइन में समझा देना है कि निकेल को फ्लोइंग CO2 के CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीट किया जाता है तो 330 से 350 केल्विन के बीच में हीट करने पर पहले उसका निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, और फिर निकेल टेट्रा कार्बोनिल को फर्दर हीटिंग करते हैं तो उससे हमारा निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड डिकम्पोज होकर के अलग हो जाते हैं। तो इसमें ये निकेल जो प्राप्त होता है आपका ये प्योर फॉर्म में होता है। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस को देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड प्रोसेस में Mond's मेथड के बाद जो निकेल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे वन आर्कल मेथड होता है, जिससे हम लोग जिरकोनियम या टिटेनियम का कर सकते हैं रिफाइनिंग। तो ये भी वही प्रोसेस है। इसमें भी आप पहले किसी सूटेबल कंपोनेंट के साथ रिएजेंट के साथ उसको हीट कराते हैं, जिससे वो कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड वोलेटाइल होता है। फिर उसको फर्दर हीटिंग करके डिकम्पोज करते हैं तो उससे आपको प्योर फॉर्म मिलता है। तो इस मेथड में दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल्स लाइक जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। मेटल में अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस मेथड से हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इसमें क्या करता है कि द क्रूड मेटल यानी जो इम्प्योर मेटल है उसको हीट करते हैं इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विथ आयोडीन।
आयोडीन मिला करके, इवैक्यूएटेड वेसल होना चाहिए, उसमें आयोडीन मिला करके गर्म करते हैं। जो आपका क्रूड मेटल है, यानी जो जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, इम्प्योर जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उसको जब हम करते हैं तो इसमें से मेटल का आयोडाइड बनता है। आयोडीन के साथ करते हैं तो आयोडीन रिएक्टिव है, फास्ट रिएक्टिव है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का आयोडाइड बनाता है। तो द मेटल आयोडाइड मोर कोवैलेंट volatilizes which is decomposed on a tungsten filament electrically heated about 1800 यानी 1800 केल्विन। तो सबसे पहले हमने क्रूड मेटल को लिया, वेसल में लेकर के उसको आयोडीन के साथ मिला करके हीट किया तो मेटल का आयोडाइड बनेगा। वो मेटल का आयोडाइड वोलेटाइल होता है। अब उस वोलेटाइल को और हम लोग फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट पर इलेक्ट्रिकली, जो बल्ब में हम लोग फिलामेंट लगाते हैं उस टाइप के फिलामेंट पर हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस, 1800 केल्विन, नॉट सेल्सियस, 1800 केल्विन के अप्रॉक्स जब ले जाते हैं तो वो जो आपका मेटल का आयोडाइड है वो डिकम्पोज करता है और फिर आपको प्योर मेटल मिलता है। तो प्योर मेटल आपके वही फिलामेंट पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे जिरकोनियम इम्प्योर है, आयोडीन के साथ मिला, जिरकोनियम आयोडाइड हुआ, मेटल आयोडाइड, फिर मेटल आयोडाइड को 1800 डिग्री केल्विन पर, 1800 केल्विन पर, नॉट डिग्री, तो 1800 केल्विन पर जब हीट किए तो जिरकोनियम और आयोडीन आपका अलग हो गया। इसके बाद इसी तरह से टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, उसका भी कर सकते हैं। और लास्ट आपका जो है वो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बारे में आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े हुए हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका मेन प्रिंसिपल ये होता है कि जो एडजॉर्बेंट होते हैं तो डिफरेंट जो किसी चीज़ को जब डिजॉल्व किया जाता है और उसमें कोई एडजॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में एडजॉर्ब होते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंटली एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट का जो सरफेस है उस पर अगर एडजॉर्प्शन कराया जाता है इसको सॉल्यूशन बना करके मिक्सचर का, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट अमाउंट में एडजॉर्ब होते हैं और उनको फिर हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल पूछा जाए तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंटली एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट। द एडजॉर्ब कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, और उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जो सॉल्वेंट यूज करके हम एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटाएंगे कंपोनेंट को तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी अ ग्लास कॉलम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन ए ग्लास ट्यूब and the moving medium containing a solution of component is in liquid form. This method is very useful for purification of the element available in minute quantities. जो ये मेथड जो यूज किया जाता है बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं। एक जैसे कॉलम बना दिया जाता है, उस कॉलम में लिक्विड रखा जाता है, वो लिक्विड बेसिकली हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है जो मूव नहीं करता है, और ऊपर से उस कॉलम के अंदर ऊपर से हम दूसरा लिक्विड जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को डालते हैं। तो मिक्सचर जो होता है वो हमारा मूविंग पार्ट होता है। तो जब उस पार्ट को ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है तो नीचे वाला जो रखा हुआ है लिक्विड, उसी लिक्विड में ऊपर से गिरा रहे हैं तो लिक्विड धीरे धीरे उस मीडियम से होकर के पास करता है और उसके डिफरेंट जो अमाउंट है कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंटली एडजॉर्ब होते जाते हैं इस फिक्स वाले कॉलम में, और तो फिर उसको हम लोग निकालते हैं। तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट हमारे पास बहुत कम अमाउंट में हैं और उनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको जो एलिमेंट हम ले रहे हैं यूज कर रहे हैं निकाल रहे हैं उनसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में निकाल सकते हैं।
तो एंड इम्प्यूरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड, यानी जो प्यूरिफाइड किया जा रहा है उसकी इम्प्यूरिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो तो इसका यूज करते हैं। इसमें वही बात बताया तो रहता है कि इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज पुट ऑन टू अ स्टेशनरी फेज विदिन which may be solid or liquid. A pure solvent, a mixture of solvents or gas is allowed to move over the stationary phase, और उससे आपको एडजस्टन होता है और एडजस्टन के कारण आपका अलग अलग मिलता है कंपोनेंट, फिर आप उसको अलग कर लेते हैं डिजॉल्व करके। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में डिफरेंट टाइप के रिफाइनिंग मेथड्स को पढ़े, और इसके बाद हमारा जो ये आइसोलेशन या मेटलर्जी वाला जो प्रोसेस चैप्टर था ये कंक्लूड हुआ। इसके बाद एक छोटे से टॉपिक के रूप में कुछ मेटल के यूज दिए गए हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ऐसे जानते भी हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, गोल्ड इस सब का लिख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा तो एक पैराग्राफ का हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को और फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और ख़ास करके जो हमारे 21 में, अब 20 तो चल रहा है, 21 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि समय धीरे धीरे आपका नज़दीक होते जाएगा, और अंत में आपको एग्ज़ाम तो टाइम पर देना ही है। एग्ज़ाम के डेट में 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन इधर उधर हो सकता है, या बोर्ड जैसा चाहेगा करेगा, लेकिन आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो लोग भी अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप कंसल्ट कीजिए, बुक कंसल्ट कीजिए, सेल्फ से सोचिए, मुझे कमेंट कीजिए, जहाँ हेल्प करने की जितनी ज़रूरत होगी हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल से जुड़िए, चैनल से जोड़िए लोगों को, और आप भी उसका फ़ायदा लीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।